नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद शिवम। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अर्थशास्त्र के इस पिटारे में किन किन सवालों का हम लोग हल कर रहे हैं और वे सभी सवाल जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और आप अपने तैयारी को 100% सिक्योर करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की और देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के संरचना का प्रकार कितना होता है। मतलब अर्थव्यवस्था के संरचना के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के संरचना के क्या 3 प्रकार होते हैं कि 4 प्रकार होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था के संरचना के जो प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है। हम पढ़े हैं कि अर्थव्यवस्था के संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो कह रहा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है। बुआ एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उन सभी सवालों को हम लेकर के आए हैं जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्या कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं क्या वन को कहते हैं कि पशुपालन मछली पालन को कहते हैं कि इनमें से सभी को कहते। बात करें तो ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा डी होगा। कह रहे सवाल 2 नंबर कि निम्न में से कौन। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या उद्योग आते हैं कि गैस आते हैं, बिजली आते हैं कि कुटीर उद्योग लघु उद्योग आते हैं कि इनमें से सभी आते हैं। तो याद रखेंगे द्वितीयक क्षेत्र में ये सभी आते हैं और इन सभी का नाम आप लोग याद करेंगे। उद्योग आते हैं, बिजली आते हैं, गैस आते हैं, कुटीर उद्योग आते हैं, लघु उद्योग आते हैं और ये सब द्वितीयक उद्योग के उदाहरण हैं और इसीलिए इसका आंसर जो है डी होगा। क्या होगा डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को अंतिम रूप से परिवर्तित किया जाता है उसे ही हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को बात करें हुआ तो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं। तो बैंक आते हैं कि परिवहन आते हैं कि संचार आते हैं कि इनमें से सभी आते हैं। तो इनमें से सभी जो है क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इसीलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल नंबर 5 कह रहा है बुआ। सवाल नंबर 5 जो है कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। उधर हम संरचना पढ़े थे, इधर पूछ रहा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं बुआ 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है सी होगा। क्या होगा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से 3 होते हैं। तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन पर किसका सरकार का अधिकार होता है उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जब उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर। देखते हैं सवाल नंबर 6 जो है क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कह रहा है कि किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या अमेरिका में है कि जापान में है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि इनमें से सभी में है। तो हम बता दें बुआ अमेरिका में भी
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जापान में है और ऑस्ट्रेलिया में है, इसीलिए इसका आंसर जो है डी होगा। और इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए देश जो है काफी विकसित है। क्या हुआ? विकसित है। अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन से देश विकसित देश है, तो सभी देश जो है विकसित की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 कह रहा है बुआ कि निम्न में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहाँ पे है? तो चीन में है कि भारत में है कि अमेरिका में है कि इनमें से सभी में है। तो वो बात करें हम, चीन में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सा अर्थव्यवस्था हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसीलिए इसका आंसर जो है ये होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? मतलब भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है कब जारी किया गया था? तो पहली बार जारी किया गया था वो 2002 में किया गया था। कब जारी किया गया था? 2002 में। इसका आंसर जो है ये होगा। क्या होगा? ये होगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस देश में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है? मिश्रितवादी का मतलब होता है, मिश्रितवादी का अर्थ होता है कि जब उत्पादन के साधन पर सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्ति का अधिकार हो, मतलब दोनों गोड़ा के मिला के हो, उसी को हम कहते हैं मिश्रितवादी। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में आता है भारत। कौन सा आता हुआ? भारत। इसीलिए इसका आंसर जो है ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 कह रहा है, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था कि 7 मार्च 1947 को किया गया था कि 15 मार्च 1930 को किया गया था कि इनमें से सभी? आपको बता दें कि योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा? ए होगा। इसमें सवाल नंबर 11 की ओर। किधर हुआ? सवाल नंबर 11 की ओर। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष क्या राष्ट्रपति होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं कि मुख्यमंत्री होते हैं कि राज्यपाल होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हुआ प्रधानमंत्री होते। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है बी फॉर बउआ होता है, तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 12 की ओर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि इसका आंसर जो है ए होगा। अगर पूछे सवाल में कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 13 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 13 कि योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कब बना? योजना आयोग का नया नाम क्या है, या योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग जो है लागू किया गया 1 जनवरी 2015 को हमारे मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? मोदी जी के द्वारा। जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग रखा गया। 1 जनवरी 2015 को इसे लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 14 की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हुआ 1951 से 56 में हुआ था। कब हुआ था और किस पर बल दिया गया था? हुआ तो मुख्य रूप से बल दिया गया था कृषि पर। किस पर? कृषि पर। तो इसका आंसर जो है ये होगा। अगर सवाल पूछे
कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया, तो कृषि पर दिया गया था। दूसरा कब हुआ था, हुआ 1956 से 61 तक, और इसमें किस पर बल दिया गया था, हुआ तो इसमें जो है उद्योग पर बल दिया गया था। किस पर, उद्योग पर बल दिया गया था। तीसरा कब हुआ, तीसरा जो है 61 से लेकर के 66 तक हुआ था, और इसमें सेवा पर बल दिया गया था, तृतीयक क्षेत्र पर बल दिया गया था। पहला में दिया गया था प्राथमिक क्षेत्र पर, दूसरा में द्वितीयक में उद्योग में, और तीसरा में सेवा पर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर। कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उस देश को कहा जाता है। अब देखिए, जिस देश की आय अधिक होगा, उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, और उस देश को हम क्या कहते हैं, तो उस देश को हम विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं, हुआ जिस देश की आय अधिक हो और वहां के लोगों की आय भी अधिक हो, उसे हम विकसित देश कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 जो है कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, इसको याद रखिएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी जो है बीमारू राज्य है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। कभी कभी सवाल में पूछता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इन सबका नाम याद रखिएगा। अगर नहीं होगा जो में, तो उनमें नहीं लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद यूएनडीपी का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यूएनडीपी का गठन जो है क्या 1950 में हुआ था, क्या 1951 में हुआ था, क्या 1952 में हुआ था, क्या 1956 में हुआ था, तो 1952 में हुआ था। इसीलिए सी होगा आंसर। क्या होगा, सी होगा। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो क्या बिहार को कहा जाता है, कि दिल्ली को कहा जाता है, कि पंजाब को, कि केरल को, तो वो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर ए होगा। सवाल नंबर 19 को देखते हैं। कह रहा है बिहार के विकास के बिना भारत के विकास असंभव है, किसने कहा था। कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है असंभव है, यह किसने कहा था। तो क्या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, कि महात्मा गांधी ने कहा था, कि महबूब उल हक ने कहा था। तो वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप भारत का विकास करना चाहते हैं तो पहले बिहार का विकास कीजिए। इसी पे एक छोटी सी लाइन याद आता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मेरे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप लोग कभी भी निराश मत होइए, कभी भी थकिए मत। आप निरंतर जो है पढ़ाई को करते रहिए, और आपका मेहनत जो है एक दिन खुशहाली के साथ में परिणाम लेके आएगा, कि नहीं। तो कभी थकना नहीं है और रुकना भी नहीं है। निरंतर जो है बचे कुछ समयों में तैयारी को इतना बेहतर कर लेना है कि एग्जाम के जब एग्जाम हॉल में आप बैठे तो आपको लगे कि हर उस सवाल को आप पढ़ चुके हैं या कर चुके हैं जो बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 20 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 20, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी का मापदंड किसने दिया था। मतलब गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी के हिसाब से किसने दिया था और किस कमिटी ने दिया था, कह रहा है। तो क्या तेंदुलकर समिति ने कहा था, कि योजना आयोग ने दिया था, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिया था, कि नीति आयोग ने दिया था। तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो है कैलोरी के हिसाब से योजना आयोग ने दिया था। कहा था कि अगर जो व्यक्ति गांव में रहता है, कहाँ हुआ, गांव में रहता है, तो उसे 2400 कैलोरी प्रतिदिन बर्न करना होगा, तब वो गरीब नहीं है। अगर नहीं कर पाता तो गरीबी रेखा के।
अगर कोई व्यक्ति शहर में है, कहाँ पे हुआ, शहर में है, अगर वो व्यक्ति 2100 से कम करता है तो गरीबी रेखा के निर्धारण है। और इसका गठन कौन किया था, तो योजना आयोग ने किया था, और इसीलिए इसका B4 बउआ वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 21 की ओर। कह रहा है आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का होगा, भागों का नहीं होगा, का होगा, सभी वर्गों का विकास समान होता है, उसे क्या कहते हैं। तो आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर समान हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वो हम समावेशी विकास कहते हैं। देखिए तो कहाँ है, तो समावेशी विकास जो है 1 नंबर में है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 22 की ओर। कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 23 की ओर। कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है, मतलब खरीद बिक्री किसका होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो आप लोग गांव में देखे होंगे, लोग जब आप लोग दुकान में जाते होंगे तो घर से कभी चावल, कभी गेहूं, कभी धान, अलग अलग तरह के वस्तुओं को ले जाकर के दुकान में देते होंगे। आप उसके बदले में किसी दूसरे वस्तु की मांग करते होंगे, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु दे करके दूसरे वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है कि नहीं। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस वस्तु का विनिमय होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। किसका होता है, हुआ वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 24 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 24 कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का मतलब होता है मुद्रा देकर वस्तु का लेन देन करना। कभी आप दुकान पे जाते होंगे तो नोट लेकर जाते होंगे, पैसा, रुपया, तो कहते होंगे कि आप हमको 50 रुपया के आलू दे दीजिए, मतलब रुपया दे करके सामान लेते हैं, उसी को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि पैसा से सामान का लेन देन करना मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। आंसर देखिए इसमें, मुद्रा से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है बुआ, इसी को कहते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 25 की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था बुआ, दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 26 की ओर। कह रहा है किसने कहा गरीबी कैंसर की तरह एक रोग है। मतलब किसने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर की तरह रोग है। सच में कहा जाए तो गरीबी जो है बुआ एक कैंसर की तरह रोग है। कहाँ सुनाने को मिलता है किसी को, सुनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और सुनने वाला भी वो होना चाहिए जो इच्छुक हो। नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। हम नेता तो नहीं है कि इस टॉपिक पे बात करें, लेकिन हमारा देश के सबसे बड़ा चीज जो है ना गरीबी है, और गरीबी जो है बिहार में कैंसर है। क्या हुआ, कैंसर है। और इस कैंसर के उपचार के लिए हमको नहीं लगता कि भारत में आने वाली कोई भी पार्टी जो है गरीबी के लिए कुछ करेगा, न किया है। क्या किया है आप हमको बताइए। अंग्रेज भी जब आए थे तो गरीबों के साथ सताए थे, और आज देश आज़ाद होते हुए भी गरीबों के साथ में सताना चाहता है। और देश में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं कि गरीबों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। देखिएगा आप लोग भी 10th क्लास के बच्चे। देखिए गरीबी को हटाने के लिए रोजगार लाया गया था, जिसका नाम था नरेगा या मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में। कह रहा है कि नरेगा या मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में
कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है। कह रहा है कि गांव वाले क्षेत्र जो होते हैं बुआ, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे कितने दिनों तक रोजगार देने की मनरेगा या नरेगा के तहत व्यवस्था की गई है। तो बुआ 100 दिन की व्यवस्था की गई है मनरेगा या नरेगा के तहत। बी फॉर बउआ वाला आंसर जो है, इसके तहत 100 दिन की रोजगार दी जाती है गरीब लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 की ओर, कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम अगर बात करें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है बुआ? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है या स्वचालित गणक मशीन होता है। क्या होता है? हिंदी में बात करेंगे तो स्वचालित गणक मशीन होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा बुआ? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 29 की ओर। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि भूमि के परिश्रमिक क्या मिलता है। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि के लिए जो परिश्रमिक मिलता है उसे हम लगान कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? लगान कहते हैं। इसका आंसर जो है ये होगा। अगर बात करें हम लोग कि श्रमिकों को क्या मिलती है, तो मजदूरी मिलती है कि नहीं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह के परिश्रमिक बांटा गया है। भूमि के लिए लगान होता है, श्रमिक के लिए मजदूरी होता है, पूंजी के लिए ब्याज मिलता है कि नहीं। अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर, चलिए आज जो है हमारा सवाल इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले उन सभी सवालों का हम लोग हल कर चुके हैं जो 2026 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नहीं। आप लोग घर पे बैठ के अपने एग्जाम का तैयारी करेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका एग्जाम की तैयारी जो है 100% करवाएंगे। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, आप हमसे जुड़े रहिए। अभी हम आपको बहुत कुछ ऐसे बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। आप हमसे